एक बड़ा सवाल ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है क्या। उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसका शरीर तकलीफ में है, उसको फोर्स किया जाता है कि उसके साथ ओरल सेक्स हो, उसको पोर्नोग्राफी दिखाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 10 बार किसी महिला ने आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए जो आपकी धर्मपत्नी हैं, लेकिन 11वीं बार या 12वीं बार उन्होंने आपको डिनाई किया और आपने उसके बाद भी जबरन जोर जबरदस्ती की, तो क्या ऐसे में आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो सकती है मैरिटल रेप की। क्या हस्बैंड पी के आता है, आपकी इच्छा नहीं है और जानवरों के तरह आपके साथ बिना आपकी इच्छा के, बिना आपके कंसेंट के शारीरिक संबंध बनाता है, क्या उसे हम मैरिटल रेप कह सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। वाकया है कोविड का। एक मेरे पास फ्रैंटिक कॉल आया और उस लड़की ने बताया कि उसके साथ क्या वाकया घटा है। रात के 10 बजे थे और इस महिला के बॉस का फोन आया कि एक हमें मीटिंग करनी है, आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। मीटिंग पे ऑनलाइन आने के बाद बॉस ने अपनी कर्मचारी को फोर्स करना स्टार्ट किया कि आप अपना कैमरा ऑन करिए। चूंकि रात के काफी लेट हो चुके थे और ऑफिस आवर्स एक्सीड कर चुके थे, इन्होंने कई बार जब रिक्वेस्ट की तो इन्होंने अपना वीडियो ऑन किया। वीडियो ऑन करने के बाद अभद्र टिप्पणियां, उनके फिगर, उनकी अलग अलग बातों को लेके बॉस करता रहा। क्या ये सेक्सुअल हरासमेंट है? जवाब है हाँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा पारिजात सिंह है। मैं सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ। आज हम जिन दो विषयों पे या दो कानूनों पे बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि बेहद ही महत्वपूर्ण कानून है और देश की महिलाओं को, बच्चियों को जरूर पता होना चाहिए। सुरक्षा ही बचाव है, जागरूकता ही सॉल्यूशन है। आज हम जिन दो टॉपिक्स पे या जो दो विषयों पे हम बात कर रहे हैं, दो वो कानून हैं सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल हरासमेंट किस प्रकार की हो सकती है, जिसे इंक्लूड करें और एक्सटेंड करें तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मेंटल हरासमेंट, पब्लिक हरासमेंट। न सिर्फ ये और उनसे संबंधित कानून, बल्कि दूसरा कानून पति पत्नियों के रिलेशनशिप के बीच में है, जिसे कि हम मैरिटल रेप कहते हैं। मुझे लगता है ये आज के एपिसोड के बाद और इन दोनों कानूनों को संक्षेप में बताने के बाद आप उस स्थिति में होंगी कि यदि अगर आपके साथ ऐसा कोई भी घटना घटित हो रही है तो आपको संबल मिलेगा, आपको हिम्मत मिलेगी कि आप जाके अपनी सुनवाई करा सकें। चलिए शुरू करते हैं। क्या एक मेड जो आपके घर में आके काम कर रही है और उस आपके घर के किसी आदमी ने उसके साथ छेड़छाड़ की, क्या ये उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है? जवाब है हाँ। मेड का भी अधिकार है और वो आपके घर में आके यदि काम कर रही है तो वो उसका वर्क प्लेस है। एक बड़ा सवाल ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है क्या। तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का मतलब है कि यदि आप जहां पे काम करते हैं उस कार्यस्थली पे यदि आपके साथ कोई भी सेक्सुअली फ्लेवर्ड रिमार्क पास किया जाता है, कोई ऐसे अंडरटोन में आपको बात कही जाती है जो सेक्सुअल इनंडोज के तहत भरपूर है। इसका मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। यदि आपका बॉस कहता है कि तुम्हारा फिगर अच्छा लग रहा है, या वो आपको लेट आवर्स पे रोक रहा है बिना किसी नाजायज कारण के, यदि वो आपको इनडायरेक्टली टच कर रहा है, कोई ऑब्सीनिटी भरे रिमार्क्स दे रहा है, इन सब बातों को हम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस बोलेंगे। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, यदि आपके वर्क प्लेस पे आपका बॉस आपसे सेक्सुअल फेवर्स मांग रहा है, आपको प्रमोशन देने के लिए या आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए, जबकि उसे पता है कि नाजायज है ये और ये बात गलत है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के। सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस में फर्क है। वर्क प्लेस यानी आपकी कार्यस्थली हो गई, लेकिन अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली बात करें कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई चिर परिचित या कोई स्ट्रेंजर आदमी आपके साथ हरासमेंट कर रहा है जो सेक्सुअल नेचर का है। उसने आपको इनएप्रोप्रिएटली टच किया, उसने आपको शरीर पे इस तरीके से छुआ कि आप कंफर्टेबल नहीं थे। इसमें एक बहुत बारीक लाइन है कि ये रेप के समतुल्य नहीं है। रेप और सेक्सुअल हरासमेंट में फर्क है। सेक्सुअल हरासमेंट किस किस प्रकार के हो सकते हैं? यदि आपको बिना बोले इस तरीके से छुआ जाता है, घूरा जाता है, आपकी बॉडी के उन पार्ट्स पे देखा जाता है जहां पे आप सहज नहीं हैं, जानबूझ के कोई आपको आंख मारे,
कोई सीटी बजाए आपको देख के, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सेक्सुअल हरासमेंट के। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात करें तो इस पे मैं बताना चाहूंगी 1997 का वो वाकया जिसने पूरे देश को हिला दिया था। एक भंवरी देवी का राजस्थान में केस आया था, जहां एक दलित समुदाय की महिला के साथ वहां की डोमिनेंट कैटेगरी ने गैंग रेप किया और उस औरत की कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मूवमेंट की वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया और फाइनली विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के माध्यम से एक ऐसा कानून लाया जिसे हम 2013 के फॉर्म में देखते हैं, जिसे कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो ये पर्टिकुलर जो कानून है 2013 का एक्ट है, ये अपने में सबस्यूम करता है हर उस रेमेडी को, हर उस तरीके के सेक्सुअल हरासमेंट को जो किसी महिला के साथ उसके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। ये एक एग्जॉस्टिव कानून नहीं है, इससे संबंधित आईपीसी की भी बहुत धाराएं हो सकती हैं जिनका इस्तेमाल करके यदि आपके साथ कोई आपका एम्प्लॉयर दुराचार कर रहा है, सेक्सुअली मोलेस्ट कर रहा है, हैरेस कर रहा है, आप उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकती हैं। जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस 2013 का कानून आया, उसने कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाई कि ये आइडेंटिफाई किया गया कि ये बहुत जरूरी है कि न सिर्फ घर में जैसे कि घरेलू हिंसा हो सकती है, वैसे ही आपके वर्क प्लेस पे भी आपके साथ हैरेसमेंट हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो विशाखा गाइडलाइंस बनाई, उसने ये बताया कि एक सिस्टमैटिक तरीके से हर एक ऑफिस में एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और हर उस इंस्टीट्यूशन में जिसमें 10 से ज्यादा लोग हैं, उसके लिए एक एक्सटर्नल कमेटी भी होगी। इस इंटरनल कमेटी और एक्सटर्नल कमेटी का जो गठन होगा वो इस तरीके से होगा कि यदि कभी भी कोई कंप्लेंट किसी एक एम्प्लॉयर की आती है उनके समक्ष, तो वो पहले प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का, यानी कि प्राकृतिक नैसर्गिक जो अधिकार हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। कोर्ट कचहरी की तरह ये एक बहुत प्रोसीजर से बाध्य नहीं होगा। यदि कोई एक महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है वर्क प्लेस पे, और चूंकि ये जेंडर न्यूट्रल कानून है, इसमें पुरुष भी आते हैं, तो किसी महिला या किसी पुरुष के साथ यदि कभी भी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हुआ है, एक सिंपल चिट्ठी, एक सिंपल ईमेल एचआर को मार्क करते हुए अपने ऑफिस के आप लिख सकते हैं। उसमें आप पूरा इंसिडेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप उसे अपनी प्राइवेट ईमेल आईडी से लिख सकते हैं या आप उसे कागज के पन्ने पे लिख सकते हैं। बेहतर यही होगा कि यदि आप उसे कागज के पन्ने पे लिख रहे हैं तो आप उसकी एक रिसीविंग जरूर एचआर से दें, क्योंकि वो एक एविडेंस बनेगा कि आपने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। इस इंटरनल इंक्वायरी कमिटी के समक्ष जब ये चिट्ठी आएगी तो वो आपको बुलाएंगे। वो ऑपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ आपने एलिगेशन लगाया है, उसको इस बात से सूचित किया जाएगा, शो कॉज नोटिस भेजी जाएगी और उसे बोला जाएगा कि हम आपको इतना समय दे रहे हैं, आप अपना जवाब तैयार करिए और आप बताइए एज टू व्हाई हम आपके खिलाफ कोई एक्शन ना ले। अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये जो इंटरनल इंक्वायरी कमेटी है, इसमें एक दो बंदे कोर्ट के अपने ही ऑफिस के होते हैं, जिसकी वजह से यदि कोई बहुत सीनियर है या ऑफिस का मेन एम्प्लॉयर, उसके खिलाफ एलिगेशन लगा है, तो नीचे का कोई अगर कमिटी मेंबर है, वो डायरेक्टली बॉस से नहीं लड़ना चाहता और अपनी जॉब प्रिजर्व करने के लिए या बचाने के लिए कुछ ठोस वो स्टेप नहीं ले पाते। तो अमूमन ये देखा गया है कि इंटरनल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट ज्यादातर केसेस में, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो जिसके साथ जो पीड़िता है या जो जो भी जिनके साथ ऐसा हुआ है, कंप्लेनेंट जो है, वो इन चीजों को परस्यू नहीं कर पाते और उनको फाइनली बाहर इस मैटर को परस्यू करना पड़ता है। ये जो आईसीसी की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को समतुल्य माना जाएगा एक प्रॉपर कानूनी फॉर्म में, और उसके खिलाफ एक इंसान जाके लेबर कोर्ट में भी केस फाइल कर सकता है या हाई कोर्ट में भी केस फाइल कर सकता है। मेरे पास एक वाकया है, एक बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक डायरेक्टर के अगेंस्ट एलिगेशन लगाया था एक डीन ने। चूंकि मैटर अभी सबजुडिस है तो उस पे मेरिट्स पे ज्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन इतने ग्रॉस एलिगेशंस लगे थे और परेशानी का सबब ये था कि आईसीसी कमिटी के जितने भी मेंबर्स थे वो उस डायरेक्टर की पद से काफी नीचे थे, जिसकी वजह से औरत को पहले डराया धमकाया गया कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, और आईसीसी की रिपोर्ट भी उसके फेवर में नहीं आई। यदि ऐसा आपके साथ कभी भी होता है तो आप घबराइए मत। जरूरी नहीं है कि आपको आईसीसी के माध्यम से ही जाना पड़े, आप कोर्ट के द्वारा भी अपना केस परस्यू कर सकती हैं। लड़की होना अपने साथ कुछ अलग अलग तरीके के इश्यूज लेकर आती है। आपने अक्सर सुना होगा अपने आस पड़ोस गली मोहल्ले में कि इस लड़के ने छेड़ा, वो लड़का ताड़ रहा था,
ये लड़का आपको देख के सीटी बजाता है, ये फप्तियां कस रहा है, या उसने आपको इस तरीके से इनअप्रोप्रिएटली देखा कि आप बड़े ही असहज महसूस हुए। हमारे लिए परेशानी का सबब ये है कि आज भी गांव द्वार की या छोटे शहरों की लड़कियों के साथ यदि कभी भी इस तरीके की कोई चीज होती है और वो अपने घर परिवार में इस बात का यदि जिक्र भी करती हैं, बड़ी हिम्मत करके अपनी माँ को या अपनी बहन को ये बात बताती हैं, तो अक्सर उन्हीं को नसीहत ये दे दी जाती है कि या तो घर रुक जाओ, या तो अपने रास्ते बदल लो, लेकिन अपनी नजर तुम नीचे कर लो, लेकिन पलट के जवाब मत देना, क्योंकि इन सरफिरे आशिकों का कोई भरोसा नहीं है कि ये क्या कर दें। क्या ये लॉन्ग टर्म उपाय है? हम बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट की। सेक्सुअल हरासमेंट अलग अलग प्रकार से हो सकता है। इन सेक्सुअल हरासमेंट के एग्जाम्पल्स हैं आपको मोलेस्ट करना शारीरिक तौर पे। यदि शारीरिक तौर पे आपको मोलेस्ट किया गया है, आपको इनअप्रोप्रिएटली टच किया गया है, आपके शरीर के वो सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स को टच किया गया है जो आपको असहज लगते हैं आपकी कंसेंट के बिना, यदि आपको देख के सीटी मारी जाती है, आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है, यदि इस तरीके की चीजें होती हैं, इन सबको हम सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं और उसकी श्रेणी में डालते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट से डील करने के लिए जो हमारे पास कानून है, उसे हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सेक्सुअल हरासमेंट्स हैं और इसमें प्रोसेस ये है या तरीका यही है जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि यदि आप अपना रास्ता बदलेंगे तो उस इंसान को और प्रश्रय मिलेगा, वो और आपके पीछे जाएगा और उसको इस चीज से एनकरेजमेंट मिलेगा कि चूंकि ये आवाज नहीं उठा रही है, इसका मतलब ये इंटरेस्टेड है। इस चीज को आप रोकने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हल्ला करिए। यदि आप एक बस में चढ़ती हैं और आपको जगह नहीं मिली और आप खड़ी हैं और वहां पे भीड़ है, और ऐसी भीड़ में आपको सडनली रियलाइज होता है कि किसी ने आपके बैक को बहुत तेज स्लैप किया या आपकी पीठ को छुआ या आपकी बॉडी के उन पार्ट्स को छुआ जहां पे आप सहज नहीं हैं, तो आप ऐसे में बहुत जोर से आवाज करिए और मेक श्योर करिए कि आपके आसपास के लोगों को ये बात पता चलती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसे में कल्प्रिट को पकड़ा जा सकता है। ये एक इमीडिएट स्टेप होगा। यदि मान लीजिए कुछ ऐसे सरफिरे लोग हैं जो आपको लगातार कई दिन से फॉलो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप जहां पे भी जा रहे हैं, आपके जो भी वेयर अबाउट्स हैं, ये वहां आ जा रहे हैं, आप इस चीज को लाइटली मत लीजिए। आपको नहीं पता, कोई ऐसे दिन आदमी आएगा और आपके ऊपर वो एसिड फेंक के चला जाए। इस तरीके के अराजक तत्वों से निपटने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेके, या अगर आपके घर वाले साथ नहीं भी दे रहे हैं तो भी आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाइए, आप वहां पे एक कंप्लेंट फाइल करिए, लिखित में आप चिट्ठी दीजिए, आप ये डिस्क्रिप्शन बताइए कि मेरा घर यहाँ पे स्थित है, मैं अपनी कोचिंग से आती हूँ या मैं अपने स्कूल से आती हूँ या मैं अपनी फला फला जगह से आती हूँ। इस तरीके के, इवन इफ आपको उस आदमी का नाम पता नहीं पता है तो भी आप ये बता सकती हैं कि यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अक्सर छेड़ा जाता है। पुलिस ऐसे में एक स्क्वाड या दस्ता बनाता है और वो वहां पे छापेमारी करता है, या वो एक इस तरीके का नाट्य रूपांतरण होता है कि पुलिस पीछे पीछे स्पाई करते हुए आती है और उस कंप्लेंट पे एक्ट करती है और उस जगह से उस इंसान को उठा के ले जाती है। यदि वो आपके साथ कुछ करता है और आप पलट के जवाब नहीं दे रही हैं, या आप अगर पलट के जवाब नहीं देना चाहती लेकिन एट द सेम टाइम उसकी इस बात को आप एनकरेजमेंट कर रही हैं, तो यहाँ पे मसला नहीं रुकेगा। इसलिए आप आवाज जरूर उठाइए। तो अभी हमने बात की सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित कानून की। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, उसके क्या मायने हैं, यदि किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो दंड संहिता में क्या क्या प्रावधान है और किस तरीके से उसका अवेल करके इंसान न्याय प्राप्त कर सकता है। अब हम एक दूसरे तरीके के कानून की बात करेंगे और ये मुद्दा बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही हॉट सेलिंग है और हर आए दिन किसी ना किसी टीवी चैनल पे इस मुद्दे से रिलेटेड या इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं। अब हम बात करेंगे मैरिटल रेप की। मैरिटल रेप क्या होता है? मैरिटल रेप दो शब्दों को मिलाकर बना है। पहला है मैरिटल, जिसके मायने हैं शादी, और रेप यानी कि बिना कंसेंट के शादी के अंदर हस्बैंड द्वारा वाइफ के ऊपर किए जाना वाला रेप। क्या हस्बैंड वाइफ के साथ रेप कर सकता है? क्या कहता है भारतीय कानून इस पे, ये मैं आपको आज बताती हूँ। तो मैरिटल रेप जो है
उसके मायने और परिभाषाएं हमेशा से बहुत अलग अलग रही हैं। लेकिन यदि हम दंड संहिता की बात करें तो सेक्शन 375 में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है आईपीसी में, जो ये कहता है कि कोई भी पुरुष जो अपनी पत्नी 15 साल से जो कम उम्र की है, यदि उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे हम रेप नहीं कह सकते हैं। क्या हस्बैंड पी के आता है, आपकी इच्छा नहीं है और जानवरों के तरह आपके साथ बिना आपकी इच्छा के, बिना आपके कंसेंट के शारीरिक संबंध बनाता है, क्या उसे हम मैरिटल रेप कह सकते हैं? ये जो मुद्दा था, ये 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल हुआ, आरआईटी फाउंडेशन, और मेरा सौभाग्य था कि मैं इस केस से जुड़ी हुई थी। फाइनली 2022 में इस मुद्दे को पे एक डिसीजन आया दिल्ली हाई कोर्ट का, और 1:1 की बेंच ने इस मैटर को डिसाइड किया। मुद्दा ये था कि क्या मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए कि नहीं। यदि कोई हस्बैंड के खिलाफ वाइफ कंप्लेंट करती है कि उसने उसका रेप किया है, तो क्या इस पे एफआईआर हो सकती है? क्या पीनल प्रोविजंस या ऐसे दंड दिए जाने वाले कानून बनाए जा सकते हैं जिससे आदमी कटघरे में आ जाए? अब यहाँ पे शब्द कंसेंट है और कंसेंट के बड़े मायने हैं। चूंकि मैटर अभी भी 1:1 बेंच से डिसाइडेड है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सब जुडिस चल रहा है। इस पे एज सच कोई प्रॉपर कानून नहीं आया है, जिसकी वजह से आज की डेट में भी यदि कोई महिला जाती है थाने और अपने पति के खिलाफ केस फाइल करती है तो उसे मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। हालांकि यदि सर्वोच्च न्यायालय इसमें ये डिसाइड करता है कि 375 का एक्सेप्शन 2 क्रिमिनलाइज किया जाता है, तो वाइफ हस्बैंड के खिलाफ एफआईआर की जाती है, एफआईआर कर सकती है। मजेदार इस बात में ये है कि आज भी ये बहुत ही आपको सुन के आश्चर्य होगा कि डिस्पाइट द फैक्ट वाइफ केस नहीं फाइल कर सकती है एज ऑन डेट। ऐसे बहुत सारे थाने हैं जहां पे वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है और हस्बैंड ने उसे सॉडोमी में 377 में या इन सब चीजों में केसेस में फंसाया हुआ है। अब ये मसला बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जो शादी है, मैरिज में कहीं ना कहीं एक इम्प्लिसिट, एटलीस्ट हम हिंदू मैरिज एक्ट की यदि बात करें या मैरिज एक्ट्स की, फैमिली लॉज की बात करें, तो शादी के मायने ही यही हैं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंसेंचुअल सेक्स होगा। सेक्सुअल रिलेशन कहीं ना कहीं एक अंडरटोन है, क्योंकि शादी इसलिए की जाती है कि बच्चा पैदा किया जा सके या प्रोक्रिएट किया जा सके। तो 10 बार किसी महिला ने आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए जो आपकी धर्म पत्नी हैं, लेकिन 11वीं बार या 12वीं बार उन्होंने आपको डिनाई किया और आपने उसके बाद भी जबरन जोर जबरदस्ती की, तो क्या ऐसे में आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो सकती है मैरिटल रेप की? ये बेहद ही संजीदा क्वेश्चन है। चूंकि नेचर जो है इस ऑफेंस का वो इतना प्राइवेट है और घर की चार दीवारी के अंदर आता है, वहां कोई विटनेस नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, तो आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे इस पे किस तरीके से आप निर्धारण करेंगे कि ये केस बनता है मैरिटल रेप का कि नहीं, ये अभी प्रश्न चल रहा है। इसे मैरिटल रेप कहते हैं। देखिए, कंसेंट के बड़े मायने हैं और कंसेंट को काफी दी गई है भारतीय संविधान में। कंसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसका मानना ये है कि यदि आपकी इच्छा नहीं है या आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके साथ कुछ भी होता है, वहां पे एक न्यायिक प्रोसेस आ जाता है। रेप की डेफिनेशन ले या मैरिटल रेप की डेफिनेशन ले, यदि आपकी स्वेच्छा नहीं है और उस कम्युनियन में आप पार्टी नहीं हैं, आपने मना किया है, आपने डिनाई किया है और उसके बावजूद आपके साथ जबरदस्ती होती है, तो एक रेप को एक मैरिटल रेप के समतुल्य माना जाएगा, एक स्ट्रेंजर को और आपके हस्बैंड को समतुल्य माना जाएगा। इसमें, इस कानून में एक स्पेशल फीचर ये भी है कि मैरिटल रेप कोई आदमी आदमी के प्रति नहीं कर सकता है। ये एक जेंडर बाइज्ड कानून है या एक जेंडर स्पेसिफिक कानून है और ये केस सिर्फ एक महिला फाइल कर सकती है अगेंस्ट द हस्बैंड। हम यहाँ हस्बैंड और वाइफ शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, महिला और पुरुष शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि मोर सो स्पेसिफिकली हम यहाँ पर मैरिटल रेप की बात कर रहे हैं। क्या एक आदमी आदमी के खिलाफ, आदमी और आदमी, चूंकि हम जिस तरीके के उसमें आए हैं, सेक्शन 377 डीक्रिमिनलाइज हो गया है, ऑल्दो अभी समलैंगिक विवाह को इंडिया में परमिशन नहीं दी गई है, कि लेकिन क्या एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ कर सकता है? कंसेंट क्या है, कंसेंट के मायने कितने माइन्यूट हैं, इस बात को लेके अभी भी गहन चर्चा
की जा रही है। कंसेंट विशिएट करने के लिए भी आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या आपने स्ट्रांगली एक बार ऑब्जेक्ट किया है या आप हमेशा से ऑब्जेक्ट करती आई हैं। दूसरा इसमें एक इंटरेस्टिंग मुद्दा ये है कि यदि आप अपने पति को भारतीय संविधान के हिसाब से सेक्सुअल रिलेशन ऑफर न करने के लिए अगर मजबूर करती हैं या आप मना करती हैं, तो एट द सेम टाइम हस्बैंड के पास डाइवोर्स लेने का भी एक राइट है और वो वहां पे डाइवोर्स का केस भी फाइल कर सकता है एनलमेंट का कि वाइफ मुझे सेक्सुअल फेवर नहीं दे रही है, क्योंकि शादी का अंतर्निहित एज पर इंडियन लॉज अंडरस्टैंडिंग ये है कि पार्टीज के बीच में सेक्सुअल रिलेशन होगा। तो ये जो कंसेंट की लाइन है ये बहुत ही माइन्यूट है और चूंकि कोई साक्ष्य नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे में पार्टीज का एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना कि मेरी कंसेंट थी या नहीं थी, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पे कोर्ट धीरे धीरे विचार कर रही है। अभी चूंकि इंडिया ने एज सच इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया है, लेकिन अगर हम आसपास के देशों में देखेंगे जैसे नेपाल हो गए और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्री हैं जो मैरिटल रेप को आइडेंटिफाई करती हैं। इस तरीके के हमारे पास बहुत केसेस आते हैं, हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां हस्बैंड ने जोर जबरदस्ती के साथ वाइफ के साथ शारीरिक संबंध बनाए, उनकी बॉडी में बॉटल इंसर्ट की और जस्ट बिकॉज कि ये वो पति था, वाइफ हस्बैंड के खिलाफ केस नहीं फाइल कर पाई। तो ऐसे हमारे आसपास क्या ये चीजें नहीं हो रही हैं, ऐसा कहना गलत है। क्या अगर एक हस्बैंड भक्षक की तरह एक आपकी बॉडी को सिर्फ एक मांस का लोथड़ा समझ के आपकी कंसेंट के बियॉन्ड आपके साथ जबरदस्ती करता है, ऐसे में क्या महिला को अधिकार है कि वो कंप्लेंट फाइल करे? इस चीज पे अभी हमारा कानून डिसाइड कर रहा है। जोश टॉक आशा के मंच पे ही आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं आई हैं जिनके साथ उनका पति न सिर्फ दुराचार करता है, शराब पीकर आता है, मारता पीटता है और फिर उम्मीद रखता है कि वो बिस्तर पे उसके साथ जबरदस्ती करेगा। वो अपनी धर्म पत्नी के शरीर को शरीर नहीं समझता, मांस का लोथड़ा समझता है। क्या हमारे पास एज ऑफ डेट कोई कानून है कि महिला जाके एफआईआर रजिस्टर करा सकती है? अनफॉर्चुनेटली जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट फोटोग्राफी दिखाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसे बोला जा रहा है तुम मेरे किसी दोस्त के साथ इन्वॉल्व हो या तुम सॉडोमी करो। इस तरीके की चीजें यदि किसी महिला के साथ हो रही है, जो कि होती है, ऐसे में ज्यादा मेरा बेहतर सुझाव रहेगा कि आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करें। डोमेस्टिक वायलेंस का जो अधिनियम आया 2005 का, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेंसेस को आइडेंटिफाई किया है और उनमें से एक हिंसा है सेक्सुअल हिंसा। उस सेक्सुअल हिंसा के माध्यम से एक पत्नी अपने पति के ऊपर ये एलिगेशन लगा सकती है, यदि उसके पास एविडेंसेस हैं या नहीं है, कि उसके साथ किस फॉर्म का वायलेंस हुआ है। क्या उसे जबरदस्ती की गई है? अगर हस्बैंड आपको फोर्स कर रहा है दैट ही वांट्स टू इजैक्युलेट इन योर माउथ, वो आपको ओरल सेक्स के लिए फोर्स करता है, वो आपको जो है आपकी बॉडी को मिसट्रीट करता है, आप ब्लीडिंग हो रही है आपकी तब भी आपको जो है जबरदस्ती वो करता है, अगर वो आपको इस तरीके से फोर्स कर रहा है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस उसके अगेंस्ट फाइल कर सकती हैं। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट्स रिपोर्ट बनाएगा, उसमें वो इन सारी चीजों को मेंशन करेगा जिस पे मैजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। और यदि आपके खिलाफ जो भी ये सारे एलिगेशंस हैं सत्य पाए जाते हैं कोर्ट की एंटायर ट्रायल और ट्राइबुलेशंस में, तो कोर्ट इसमें आपके खिलाफ कॉग्निजेंस ले सकती है। यदि आपने उस चीज पर एक्ट नहीं किया, उस चीज को तामील नहीं की, अपनी गलतियां नहीं की, तो आपके खिलाफ वारंट्स निकलेंगे और आप जेल जा सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ यदि हम बात करें, हमारे पास विभिन्न प्रकार के रूट हैं जहां पर हम पति के खिलाफ, यदि पति सेक्सुअल वायलेंस कर रहा है, उस रूट को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक अकेला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो आइडेंटिफाई करता है कि हस्बैंड वाइफ का रेप करता है। हमारे देश में कानूनी जागरूकता बहुत ही एबिस्मली लो है। आधी परेशानी का सबब सिर्फ ये है कि इंसान को उसके कानूनी अधिकार नहीं पता है, महिलाओं को उसके कानूनी अधिकार नहीं पता है, जिसकी वजह से वो न्याय पाने से वंचित रह जाती हैं। मेरी उम्मीद है और मुझे आशा है कि आज जो हमने जिन 2 लॉज के बारे में बात की है, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट यदि जो आपके साथ होता है और दूसरा मैरिटल रेप,
ऐसे में यदि आपके साथ इस तरीके की कोई भी चीज़ हो रही है, तो ये मुझे उम्मीद है कि छोटे-छोटे इनपुट्स और इन्फॉर्मेशन आपको एक बिगर लार्जर पिक्चर क्रिएट की होगी। आपको अब एटलीस्ट ये मालूम होगा कि यदि आपके साथ या आपके आस-पड़ोस में यदि ऐसा कुछ भी होता है, तो आप क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, आप किस तरीके से कानून का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति बेहतर बना सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि यदि आपके साथ या आपके किसी आस-पड़ोसी के साथ यदि ऐसा हो रहा है, तो आप आवाज़ ज़रूर उठाएँ। जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएँगी, तब तक कोई मदद नहीं मिलेगी। धन्यवाद।